टोटल में काम जो क्या है सर, टोटल का एरिया कितना था, पाई डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना है 4। सर ये डायमीटर की टर्म में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। पाई डी स्क्वायर बाय 4 जानते हो, ये 1/4 एरिया है, ये टोटल ही एरिया है, क्योंकि ये किसकी टर्म में है, डायमीटर की टर्म में। रेडियस की टर्म में होता है क्या होता। तो सेंटर ऑफ मास में एक नया काम जो है वो हम आज करने के लिए जा रहे हैं। एक तो सिंपल काम था हमारा m1x1 m2x2 m3x3, वो वाला काम था, उसके अकॉर्डिंग काम कर चुके हैं। अब जो है वो हम काम करेंगे रिंग और डिस्क से रिलेटेड, मेन तो करेंगे डिस्क से रिलेटेड। दोनों में सर क्या अंतर है, एक वर्ड है रिंग। रिंग का मतलब क्या है कि उसका मास कहाँ अवेलेबल होता है, उसकी पेरीफ्री पे अवेलेबल होता है। मतलब कि अगर मैं रिंग की बात करता हूं तो रिंग में जो है वो अंदर से कैसा होता है, होलो, और सारा मास जो है वो कहाँ अवेलेबल है, उसके आउटर सरफेस पे अवेलेबल होता है। वो चीज जो है वो छल्ला जिसको आप कहते हैं, रिंग जो है वो आप सभी को पता है कि मास जो है वो कहाँ अवेलेबल है, पेरीफ्री पे अवेलेबल है, अंदर से वो कैसी है, खोखली है। डिस्क की बात करें तो डिस्क अंदर से भरी होती है। जैसे सिक्के की बात अगर मैं कर लूं तो सिक्का जो है वो अंदर से भरा हुआ है, अगर उसी की रिंग बनानी पड़ जाए तो अंदर से क्या करना पड़ेगा, होलो करना पड़ेगा। ये चीज जो है ना वो हमें पता है, इन्हीं से रिलेटेड डाटा जो है वो हमने समझना है। एक वर्ड जो है वो हमारे पास है डिस्क, और डिस्क का एरिया जो है सर वो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। अगली खास इंपॉर्टेंट बात जो इससे रिलेटेड है वो क्या, कि सर डिस्क जो है वो अंदर से भरी हुई होती है। ये बात जो है वो हमें पता है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ सर्कुलर डिस्क, a circular disc, a circular disc of radius r, circular disc of radius r and mass m, circular disc of radius r and mass m, circular disc of radius r and mass m is available। ठीक है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है r, और जिसका मास जो है वो सर कितना है, कैपिटल M है, वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r बाई 3, आगे लिखो, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r बाई 3 इज कट आउट। नीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r बाई 3 इज कट आउट, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r बाई 3 इज कट आउट फ्रॉम इट by touching the periphery, by touching the periphery, by touching the periphery, find center of mass, find center of mass of the resultant body, या find center of mass of resultant figure, ऐसे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कि हमारे पास जो है वो क्या कह रखा है क्वेश्चन ने, कि ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क अंदर से भरी हुई है। ठीक है, ये जो अंदर से क्या है, फील्ड होती है ना, डिस्क जो है वो अंदर से भरी होती है, और रिंग जो है वो अंदर से कैसी होती है, होलो होती है। ये बात हमें पता है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास कितना है m, और इसकी रेडियस के बारे में सर अगर हम बात करते हैं, बेटा ध्यान से समझो, आज का आना वसूल हो जाएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। इसकी रेडियस जो है सर वो कितनी है, r के बराबर है। ये इसका सेंटर था, इसकी रेडियस कितनी है, r। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये रेडियस r है, एक दूसरी डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है, r बाई 3, उसको इसमें से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया, कहां से निकालू, जहां से पेरीफ्रीज की टच होती हो। मतलब काम जो है वो इसके अंदर से एक छोटी डिस्क को बाहर निकाल दिया गया है। मान लो यहां से इस तरीके से जो है ना डिस्क को क्या कर दिया गया है, इसमें से ये येलो वाला पोर्शन जो है ना इसमें से क्या कर दिया गया बाहर। सर यहां से ही क्यों निकाला, बेटा ये टच करते हुए कहीं से भी, पूरे हिस्से में से कहीं से भी आप माइनस कर दो, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, मतलब कि मैंने जो ये कि कहां से माइनस करा है, यहां से। आप जो है इसको कहां से भी माइनस, क्या सर हम इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। कंडीशन क्या दे रखी है कि दोनों की पेरीफ्री जो है वो क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा, और अगर ये बाहर निकल गया है तो अब जो बचा हुआ सिस्टम है उसका क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास। कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, काम करना क्या कुछ है। क्वेश्चन क्लियर है कि मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो एक डिस्क है, मतलब कि नॉर्मली सीडी सभी ने देखी है, सीडी या डीवीडी सभी ने देख रखी है, बस वो डिस्क है एक पूरी, उसके अंदर से एक होलो को, डिस्क को ही क्या कर रखा है, बाहर निकाल रखा है। बस अंतर क्या आ गया हमारे क्वेश्चन में, उसमें तो सेंटर से बाहर निकाल रखा था, इसमें कहां से बाहर निकाल रखा है, पेरीफ्री से, बाहर से, कोने में से चीज जो है वो बाहर निकाल दी। मतलब एक डिस्क है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा तो सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन क्लियर है आपको, ये काम जो है ना वो हमने करना है। सर ये तो पता चल गया, एक जो सिस्टम है उसका मास जो है m1 है,
और ये m1 जो मास है वो किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर है। ये बात पता है। अब जो ये येलो कलर का मास बाहर निकला है, इसका मास क्या आपको पता है? नहीं। इसके बारे में क्या पता है आपको? इसकी रेडियस पता है, और इसकी रेडियस कितनी पता है? r/3 पता है। कि सर अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी रेडियस मुझे पता है कि इसके सेंटर से अगर मैं रेडियस को देखूं तो इसकी जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है? r/3। अच्छा, ये बात जो है आदि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मास अवेलेबल है, यहाँ पे मास अवेलेबल है एरिया पे। आप दो चीजें ऑब्जर्व करो, एक आपके पास क्या है? रिंग है, और एक आपके पास क्या है? डिस्क है। एक तो आपके पास छल्ला है, एक आपके पास 1 रुपए का सिक्का है। वहां पे मास कहाँ अवेलेबल है? उसकी लेंथ पे, उसकी पेरीफ्री पे, और इसमें मास कहाँ अवेलेबल है? उसके एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो है डिस्क का मास कहाँ अवेलेबल होता है? उसके एरिया पे अवेलेबल होता है। तो अगर मैं उसका मास निकालना चाहूंगा तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा काम करना है कि सर हमारे पास एरिया है, उस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग मास लिखना चाहता हूं। सेब के लिए संतरे वाला हिसाब है कि अगर मैं बात करूं तो टोटल एरिया मेरे पास कितना था? πr²। उस πr² का जो मास है वो किसके बराबर है? m के बराबर। कि ये पूरे बड़े की बात करूंगा तो रेडियस कितनी थी उसकी? r थी। तो एरिया कितना बना? πr², और πr² का जो मास है वो कितना है? 1। अगर आप बात करेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए जो काम है वो क्या बन जाएगा? m/πr²। ये काम किसके लिए हो गया? 1 के लिए। मुझे काम किसके लिए करना है? मुझे काम करना है πr/3 का स्क्वायर। इसके लिए मुझे एरिया बताना है। इसका एरिया तो पता है, इसका क्या बताना है? मास बताना है। तो इसका मास बताएंगे तो इसका मास जो है वो कैसे बताया जाएगा? m/πr² इंटू में कितना? पाई, ये कितना बन जाएगा? r²/9। तो πr² से πr² कट जाएगा। तो जो ये रिजल्टिंग बॉडी बाहर गई है, जो ये येलो कलर वाला मास है, ये येलो कलर का मास जो है सर वो कितना बनेगा? m/9 बनेगा। समझ आइए ये बात आपको? पहला काम तो ये पता होना चाहिए कि काम जो हमने करना क्या है सर, यहाँ पे जो चीजें अवेलेबल हैं वो एरिया पे अवेलेबल है। मास जो है वो कहाँ अवेलेबल है? सिक्के में अगर मैं बात करूंगा तो सिक्का भरा हुआ है तो उसका मास कहाँ पे अवेलेबल है? उसके एरिया पे। अगर आप इस तरीके से क्या करते चले जाते, बहुत ज्यादा सिक्के जोड़ देते, तो वो कहां हो जाता? वॉल्यूम पे चला जाता। मैं आपको बता चुका हूं कि एक डायमेंशन की चीज है तो लेंथ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल है तो एरिया पे अवेलेबल है, और 3 डायमेंशन में है तो वॉल्यूम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्क जो है वो अंदर से भरी हुई होती है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है, और 2 डायमेंशनल फिगर अगर है तो इसका मास कहाँ अवेलेबल है? इसके एरिया पे। एरिया, टोटल एरिया जो है, पहले वाले का एरिया कितना था? πr²। उसका मास कितना था? m। मुझे 1 के लिए पता करना है तो πr² कहां चला गया? डिवाइड में। अब एरिया कितना होगा वो छोटे वाले का? पाई, उसकी रेडियस कितनी बताई मैंने? r/3 का स्क्वायर। तो इसका मास जो है वो कितना आ गया सर? m/9। शौर्य कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में? कुछ कहना चाह रहे कोई बच्चा? नहीं। तो ये मास तो पता चल गया सर। अब मुझे क्या पता है कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट तो क्या है? 0,0, और इस पॉइंट के इसका सेंटर यहां बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो y वाला कोऑर्डिनेट तो चलो मैंने बता दिया कि y वाला कोऑर्डिनेट तो कितना है? 0। x वाला कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बताए कितना होगा? जो बता देगा मैं मान जाऊंगा। कुछ है बताओ। इस पॉइंट को अगर मैं P नाम दूं तो बताओ इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कितना? हल्का सा ही दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं। 2r/3। बहुत बढ़िया। काम जो सर वो हमें क्या बताया? इतना डिस्टेंस कितना है? ये ग्रीन कलर तक का कितना था? r था। यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r/3। मुझे बताना है ये वाला हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस का r/3। और r में से r/3 को माइनस करा तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2r/3। 1 समझ में आई है ये बात? 2r/3 कैसे बना? मैं दोबारा बताता हूं, एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक हमारे पास डिस्क है, उसके पेरीफ्री में से एक डिस्क जो है वो क्या कर दी गई है? बाहर निकाल दी गई है। ठीक है, ये काम जो है ना वो करा गया। इसको जब बाहर निकाल दिया गया है तो चीजें अब क्या बनेंगी? पहली बात तो ये जितना हिस्सा बाहर गया उसका मास पता होना चाहिए। टोटल का मास कितना पता है? m। इसका मास मुझे बताना है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा? सर हमारे पास चीजें जो वो क्या है कि एरिया वाइज मास अवेलेबल है। तो πr² पे जो मास अवेलेबल था वो कितना था? m। 1 पे जो अवेलेबल होगा वो क्या होगा? m/πr²। मुझे कितने पे बताना है? जो मेरा हिस्सा बाहर गया उसकी रेडियस कितनी थी? r/3। तो πr/3 का स्क्वायर। इस पे बात करूंगा तो m/πr², और इसकी बात करूंगा तो πr²/9। πr² से πr² गया तो आंसर कितना बचा? m/9। कि ये जो हिस्सा बाहर निकालना है इसका मास कितना हो गया? m/9 हो गया। ये तो बिल्कुल सेंटर पे ही है, तो 0,0। y में गए ही नहीं हो तो y वाला तो कितना ही रहा? 0।
ये टोटल डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ये वाला दूसरे वाले की रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस चाहिए तो इसको कैसे निकाला जाएगा, r माइनस आर बाई थ्री, तो ये कितना बन जाएगा 2r डिवाइडेड बाई 3। कुछ कहना चाह रहे हो, कहां दिक्कत महसूस हो रही है उसको पूछें भाई, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा है क्या कुछ है? चलिए जी, अब काम जो है वो आपने क्या करना है भाई, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, m2 जो मास है सर वो किसके बराबर है, m डिवाइडेड बाई 9। अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने ध्यान देना है, सेंटर ऑफ मास बताने के लिए फॉर्मूला था m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। प्लस यूज कब करते हैं, जब चीजें जुड़ रही हैं। यहाँ पे तो चीज कहाँ निकल गई है, बाहर, तो बीच में वर्ड क्या आ जाएगा, माइनस वर्ड यूज जो है ना वो करेंगे। चलिए जी, तो काम जो है वो हमने क्या करना है, x का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो सर क्या हो जाएगा m1 x1 माइनस में m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस का m2। ये प्रोग्राम जो है ना सर वो हमारे पास बन जाएगा कि चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे हैं, चीजें बड़ी आसान सी, बड़ी बेसिक सी काम है कि अगर चीजें अवेलेबल ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा अवेलेबल हो रही हैं तो क्या करते हैं, ऐड। यहाँ पे तो क्या करा, जितना था उसमें से भी क्या कर दिया, माइनस। माइनस करा तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे। m1 एक मास कितना है, m है, दूसरे वाला मास इसके जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, 0, दूसरे वाला मास था m बाई 9, और इसका कोऑर्डिनेट जो है सर वो कितना बताया, 2r बाई 3, x वाला कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m माइनस m डिवाइडेड बाई 9 के बराबर है। इस तरीके से काम करना है कि चीजें जो है वो m इंटू 0 माइनस m बाई 9 इंटू में कितना 2r बाई 3, और m माइनस का m बाई 9, ये वैल्यू m इंटू 0 करूंगा तो 0 ही हो जाएगी। यहां पे बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का m बाई 9 इंटू में कितना 2r बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, बेटा ये क्या बनेगा, m में से m बाई 9 को माइनस करोगे तो 8m डिवाइडेड बाई कितना 9, ये काम बन जाएगा। 9 से 9 गया, अगली अगर मैं बात करूंगा m से m गया, 2 से ये 4 पे गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का r डिवाइडेड बाई 12। ये काम बन जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई सर, माइनस का r बाई 12। y की वैल्यू बतानी है तो y की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। क्यों रहेगी 0, क्योंकि y1 भी कितना है 0 और y2 भी कितना है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना ही बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो ये आंसर जो है वो हमारे पास क्या बन गया कि अगर सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ मास जो है सर वो कितना हो गया, माइनस का r बाई 12 और कोमा में कितना हो गया 0, माइनस r बाई 12 कोमा 0। अब ये नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है कि पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, आपने वहां से डिस्क को कट करा तो माइनस का मतलब वो इस तरफ शिफ्ट हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कब कहां जाएगा, इस तरफ जो है ना, ये लोकेशन जो है वो किसकी बन जाएगी, सेंटर ऑफ मास की। दोबारा देख लो ये बात जो है ना, इस पे गौर करो। हमारा आंसर आ रहा है माइनस का r बाई 12 और कोमा में 0। अब कोमा में 0 का मतलब तो एक्स एक्सिस पे ही चलना है आपने। माइनस का क्या मतलब था, माइनस का मतलब था सर ये कोऑर्डिनेट किसका था, 0,0, उस तरफ जा रहे हैं तो क्या है प्लस, इस तरफ आएंगे तो क्या हो गया। ये बात जो है ना वो आपको करनी कि यहां से हिस्सा निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास अब बीच में नहीं रहेगा, वो कहां शिफ्ट कर जाएगा, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड शिफ्ट कर जाएगा। समझ पाए हो आप इस बात को। काम जो है वो हमने करना क्या है कि सर एरिया वाइज मास जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड था, मास निकाल लिया, मास निकाल लिया, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, वैल्यू पुट करी, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, अगला क्वेश्चन लिखना शुरू करो। ठीक है, लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d एंड मास m, a circular disc of mass m and diameter d, या of diameter d and mass m, diameter d and mass m is available another circular disc of diameter d by 6, another circular disc of diameter d by 6 is cut out along the periphery, find center of mass of resulting body, you have to find out center of mass of the resulting body। जो रिजल्टिंग बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग बॉडी, ये काम आपने करना है। सुनो ध्यान से, चीजें जो है बेटा वो आपने करनी क्या है कि ये जो है ये हमारे पास एक डिस्क है,
इस डिस्क का मास कितना है m, और इस डिस्क का डायमीटर जो है सर वो किसके बराबर है d। डायमीटर d है और मास जो है वो कितना है m है। ये बात क्वेश्चन ने कही है। आपने क्या करना है कि इसको टच करते हुए, पेरीफ्री को टच करते हुए एक डायमीटर जो है वो आपने कहा निकाल देना है, मतलब एक डिस्क जो है वो आपने कहा निकाल देनी है बाहर। सवाल सेम है, अंतर किस बात का आ रहा है, डायमीटर का। पिछला क्वेश्चन करवाया है रेडियस के टर्म में, ये करवा रहा हूं डायमीटर के टर्म में। पेपर में आने के चांस डायमीटर के ज्यादा हैं, क्योंकि काम सेम टू सेम चलेगा, लेकिन आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं डायमीटर को देख के, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर, बहुत आसान सा सवाल है और 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए, अगर डायमीटर का रेशियो है 1:2 तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1:, वाह वही होगा। रितिका जी ठीक कह रहे हैं, वही होगा, यही कह रहे थे आप रितिका, यही कहा तूने, वही होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उस लड़की को पता है, बाकी तो सारे ठीक कर रहे हो। 1:1, कोई कुछ कोई कुछ। भाई जो रेशियो किसका है, रुको रुको मैं बताता हूं आपको, आप थोड़ा सा दिमाग कम लगाओ, अब रुक जाओ। एक जो काम है वो हमने क्या करना है कि सर जो रेशियो किसका है डायमीटर का, वही रेशियो किसका होता है, रेडियस का। ये बात आपकी ठीक है कि रेडियस डायमीटर का आधा होती है, लेकिन वो रेशियो पे प्रभाव नहीं डालता। मान लो आपके हिसाब से मैं 2 बॉडी ले लेता हूं, एक जो है, मतलब ये बेसिक सा सवाल है, पता होना चाहिए आपको कि डायमीटर ऑफ ए रेशियो डायमीटर ऑफ बी। मान लो ए का डायमीटर कितना मान लू 10 और बी का डायमीटर कितना मान लू 20। क्या रेशियो है इनका, मतलब रेशियो नहीं मान रहा हूं मैं, डायमीटर मान रहा हूं। इसका 10 मान लिया और इसका कितना मान लिया, रेशियो कितना है बेटा इनका 1:2। अब इनकी रेडियस निकालो, इसकी रेडियस निकालो और इसकी रेडियस निकालो। 10 का करूंगा तो 5 और 20 का करूंगा तो रेशियो अब भी कितना ही है 1:2 है। जानते हो आप इस बात को कि सर जो रेशियो किसका है डायमीटर का, वही रेशियो किसका होगा, रेडियस का होगा। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है कि अगर मैं ये रेशियो 1:2 मान रहा हूं तो ये रेशियो भी क्या ही रहेगा, 1:2 ही रहेगा। चलो जी, ये बात जो है ये बेसिक सी बात ही है, पता होनी चाहिए। रेशियो आधा नहीं होता है, उतना ही रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, ये चीज जो है ना वो आपने करनी है कि एक जो बड़ी डिस्क है उसका मास कितना है m, डायमीटर उसका कितना है d। छोटे वाली डिस्क जो है इसकी रेडियस, डायमीटर की बात करूं तो इसका डायमीटर कितना है d/6। हमें क्या चाहिए, इसका मास। अगर 1 सेकंड में मास बताना हो तो मैंने क्या बताया था, जो भी कोफिशिएंट डिवाइडेड है उसका क्या कर दो, स्क्वायर करके। डिस्क के केस में बता रहा हूं मैं, क्योंकि डिस्क में मास जो है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ये कितना हो जाएगा m/36। क्वेश्चन अब आसान होगा बिल्कुल, अगर ये पता है तो। नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा घूम फिर के जाना पड़ेगा, आंसर तब भी कितना ही आएगा m/36। ठीक है, अब इस बात को जान लेते हैं कि m/36 ओरिजिनल में कैसे बना होगा। ठीक है, सुनो ध्यान से कि अगर मैं बात करता हूं तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, और एरिया का फॉर्मूला जो बेटा वो क्या पता है, पाई आर का स्क्वायर। ये जानते हो सारे? अरे एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, पता है। रेडियस, रेडियस जो है वो किसके बराबर है सर, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या हो गया, ये फॉर्मूला बड़ा काम आएगा 7th यूनिट में, इस पे गौर करनी है। तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। ये बात आपको पता है कि यहां पे अगर मैं बात करता हूं एरिया का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह है सर d/2, d/2 का स्क्वायर करा तो d स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। एक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर तो बहुत ज्यादा याद है, 7th यूनिट में इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा यूज करोगे, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 4। अब चलो जी, अकॉर्डिंगली अगर मैं काम करूं तो एरिया यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं मास। चलो जी, तो अगर हम बात करें तो पहले टोटल की अगर मैं चर्चा करना चाहता हूं तो टोटल में काम जो वो क्या है सर, टोटल का एरिया कितना था पाई डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 4। सर ये डायमीटर की टर्म में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 जानते हो, ये 1/4 एरिया है, ये टोटल ही एरिया है, क्योंकि ये किसकी टर्म में है, डायमीटर की टर्म में। रेडियस की टर्म में होता तो ये क्या होता, पाई आर का स्क्वायर होता। रेडियस को ही डायमीटर की टर्म में क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इस पूरे का एरिया जो है सर वो किसके बराबर है, m के बराबर। 1 के लिए बात करोगे तो 1 का कितना हो जाएगा m बाई पाई डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। मानते हो इस बात को? मुझे कितने के लिए बताना है, पाई डायमीटर कितना लिखना है, डायमीटर की जगह d/6 का स्क्वायर। ये तो पाई डायमीटर का स्क्वायर, और डायमीटर के स्क्वायर को किससे डिवाइड करना होता है 4 से, फॉर्मूला है ना पाई डायमीटर, डायमीटर की जगह d/6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। इसके लिए बात करूंगा तो क्या हो जाएगा m बाई पाई डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4।
इनटू में कितना हो जाएगा ये पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 36 और डिवाइडेड बाई कितना 4। चलो जी, इस 4 से ये 4 गया, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर, क्या बच गया बेटा आंसर m बाई 36। आप ये तो पहले से ही जानते हो, ठीक है, मतलब कि मैंने बता दिया कि m बाई 36 भी कैसे बनेगा। हालांकि आप सीधा भी करना चाहो तो आपको मास पता होना चाहिए। सर हमें अपने एनालिसिस से जो हमने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, हमें पता है कि जो भी नीचे पड़ा उसका स्क्वायर करके मास बना दो, ठीक बात है। क्या आप इस तरीके से जाएं तो बहुत बढ़िया है, और इससे जाओगे तो बेस्ट है, ठीक है, सीधा ही, क्योंकि इसमें शायद तुम कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करोगे, ठीक है। इन्हें सारों को गुणा कर दोगे, पाई स्क्वायर डी की पावर 4, ठीक है, कुछ और ही हो जाएगा, वो आंसर नहीं आएगा, बाकी इससे कुछ हो जाओ। चलो जी, m बाई 36 हमें पता चल गया। अब अगली जो बात है, एक कोऑर्डिनेट मैं बताता हूँ, एक तुम बताना। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो कितने 0,0, ये तो मैंने बता दिया भाई। चलो इसकी भी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट y वाला मैं बता देता हूँ कितना है 0। मुझे x का कोऑर्डिनेट कोई बच्चा बता दे, मैं मान जाऊंगा उसे। और सोच समझ के जवाब दियो, मुंह पाड़ के कोई सा ना बोल दे, बहुत आराम से कैलकुलेशन कर लो, बेशक से आराम से जवाब देना। एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको देना है। क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेट? आयुष देखें यहाँ पे एक बार इसकी तरफ कि क्या बन सकता है ये, हल्का ही दिमाग लगाओ, ज्यादा लगाना भी नहीं है। बता वंश, चाड़ा हो गया भाई। दीक्षा जी आप दोबारा बता दो, पेन सोल्व कर लो, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम बता दो 6 आंसर है, ऐसा नहीं होगा। पेन से 5d बाई, थोड़ा सा अंतर रह गया, दोबारा देखो 5d बाई 12, और देख लो एक बार 5d बाई 12 या 5d बाई 6, 5d बाई 12 ये आंसर ठीक है, ठीक है। 5d डिवाइडेड बाई 12 ये आंसर बनेगा। आप गौर करें कैसे, काम वही है जो दीक्षा ने पहले बताया था, उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन चीजें जो है वो थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। आवाज ना करो बेटा, शांत हो जाओ, रुकें भाई। काम जो है सर वो हमें क्या पता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर, अंश बता किसके बराबर है, d बाई 2, ये रेडियस है ये। अरे सेंटर से लेके यहां तक d बाई 2 ही तो होगा, d कैसे हो जाएगा? तेरा मैथ d कह रहा है इसको। ये जो आंसर है यहां तक का जो ये रेड हिस्सा बनाया ये किसके बराबर है, d बाई 2 के बराबर। अगली अगर मैं बात करता हूं, सुनो भाई ध्यान से, अगला जो काम है यहां से लेके यहां तक का जो ये हिस्सा है ये किसके बराबर होगा, ये उसकी रेडियस है, और रेडियस जो है वो d, डायमीटर d बाई 6 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा d डिवाइडेड बाई 12। ये टोटल जो है वो d बाई 2 है, ये d बाई 12 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हमारे पास है। बेटा ये बात समझ में, ये d बाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल डायमीटर कितना था d, आधा कर दिया तो कितना हो गया d बाई 2। इसका डायमीटर कितना था d बाई 6, उसका आधा करा तो कितना हो गया d बाई 12 हो गया, सही है। और इनको जब सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया 12, ये 6d माइनस का d, तो आंसर कितना आ जाएगा 5d, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा 5d, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12। ये बात हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत है इतने काम में? एक मिनट रुक जा। तो चीजें आपको पता है, एक मास जो m1 है वो कितना है, m1 जो मास है सर वो किसके बराबर है m के, m2 जो मास है सर वो कितना है m बाई 36। ये कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2। हो गया काम खत्म। यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज y। y तो 0 ही है, y तो बिना निकाले आंसर कितना है 0। x का निकालेंगे तो m1 x1 माइनस का m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। बेटा दोनों जगह ही माइनस करेंगे, m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस का m2। अब यहां पे m1 पहला मास कितना है m, x1 की जगह कितना है 0 है, ठीक है। m2 की जगह कितना है m बाई 36, और इसका कोऑर्डिनेट जो वो कितना है सर 5d डिवाइडेड बाई 12 के बराबर है। इसके बारे में बात करी तो ये मास m है, और ये मास कितना है m डिवाइडेड बाई 36 है। ये प्रोग्राम जो है ना वो हमने करना है, m1 x1 m2 x2 m1 माइनस m2, ये काम करना था। वैल्यूज पुट करी तो ये आंसर तो कितना है 0 है। ये क्या हो गया माइनस का m बाई 36, ये कितना हो गया 5d डिवाइडेड बाई 12, 35m डिवाइडेड बाई 36। बड़े अच्छे सवाल हैं, ध्यान से समझे। 36 से 36, m से m, 5 से ये तो माइनस का d बाई 84। ये आंसर जो है ना वो हमारे पास है। कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूंगा तो सर क्या हो जाएगा माइनस का
d/84 और कोमा में कितना हो गया 0। मैं समझा चुका हूं सारी बातें। कोई बच्चा ऐसा है जिसको बातें नहीं समझ आ रही वो पूछ लो। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों नीट ने पूछ रखे हैं, इसके बाद का काम शुरू करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट जो है वो मेरा खत्म है। अब जो है वो हम शुरू करेंगे किसके बारे में, एक दोबारा से कंपैरिजन जो है वो हम शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक ट्रांसलेटरी मोशन लिया था, एक सर्कुलेटरी। यहाँ पे एस था, यहाँ पे क्या था थीटा, यहाँ वी, यहाँ ओमेगा, ए अल्फा। तो इक्वेशंस जो है वो आप बना पाए थे। ऐसे ही जो है अब ट्रांसलेटरी मोशन में जो चीजें पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पे अब जो है वो हमने क्या पढ़नी है, रोटेटरी वाला जो काम है ना वो पढ़ना है। एक है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे करके क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि बेटा आप 9th से लेके आधी 11th जा चुकी है, आपने कौन सा इमोशन पढ़ा है, ट्रांसलेटरी। तो वो चीजें आप जानते हो, उनको वहां कनेक्ट करना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जो है वो हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं, रोटेटरी मोशन। अगले 3 दिनों का काम जो है वो मैं लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम हमारा मास करता है, जो काम कौन करता है, मास। मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, जो काम कौन करता है यहाँ पे, मास। अब मास की बजाय जो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ना सर, उसका नाम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खाली इनर्शिया नहीं कह रहा हूं कि सर हमने तो इनर्शिया भी पहले पढ़ रखी है, नहीं बेटा, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, आई। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। कहाँ, यूनिट नंबर 1 में। लेकिन वो फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। मैंने कहा था कि आने वाले समय में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे और आपको क्लियर होगा फॉर्मूला, वो तो बेसिक सी चीजें होंगी। तो वर्ड जो है, जो काम अब तक कौन करता आया था, मास, वो काम अब कौन करने लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। क्या इसकी यूनिट है, क्या चीजें, वो हम सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कर रहे होंगे, अभी कर रहे होंगे। अब जो काम है, जो काम यहाँ पे कौन करता है, फोर्स करता है, वही काम जो है सर वो यहाँ पे कौन करने लग जाता है, टोर्क। मतलब फोर्स चाहिए किसके लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, तो टॉर्क चाहिए किसके लिए, रोटेटरी मोशन के लिए। रोटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो काम है वो आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्ड होता था लीनियर मोमेंटम। क्या वर्ड होता था, और लीनियर मोमेंटम जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो लीनियर मोमेंटम वाज डिनोटेड बाय लेटर पी। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते थे, पी से। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम नाम हो जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम को हम लिखते हैं लेटर एल से। किससे लिखते हैं, एल लेटर से लिखते हैं। अब बहुत बेसिक सी बात, मतलब कि बिना कुछ पढ़े अगर इनके फॉर्मूले लिखने हैं तो कैसे लिखोगे, 1 सेकंड का काम है, सुनो ध्यान से। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू, मास को बदल दिया किससे, आई से, और ए को बदल देते हैं टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा। क्या पढ़ा है अभी तक, टॉर्क होता है क्या है, लेकिन आप फॉर्मूला लिख पाए क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हैं। आपने क्या पढ़ रखा है, ट्रांसलेटरी, और ट्रांसलेटरी पढ़ रखा है तो आप किस में पहुंच गए, रोटेटरी। 1 नंबर तो आ गया। अब ये जो है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। एम की जगह क्या लिख देते हैं यहाँ पे, आई, और वी की जगह, कोई बात हो रही है, ये मजाक चल रहा है। चलो जी सुनो ध्यान से, एक और बात पता है तुम्हें, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ किसके बराबर है, डीपी बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा, एफ की जगह टाउ, डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा, डी बाई डी टी किसका, एल। फोर्स को बदल दिया जाता है टॉर्क से, लीनियर मोमेंटम को बदल दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम से। फॉर्मूले वहां के भी याद हो जाएंगे। याद बस ट्रांसलेटरी को सॉलिड करो, किस चीज को किससे रिप्लेस करना है वो याद रखो, काम खत्म होगा। ठीक है, तो आज जो है वो हम क्या डिस्कस करने चले हैं, अब हम काम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बात करेंगे। हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी ये बॉडी है सर, ये कौन सी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी हो सकती है भाई, आर्बिट्रेरी शेप है, इसके मतलब कोनिकल शेप ले सकते हो, सिलेंड्रिकल ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो, जो मन करे वो शेप है। तो सर ये कौन सी है, ये आर्बिट्रेरी शेप है, कोई भी शेप जो है बॉडी की यहाँ पे हो सकती है, इस वजह से इसको ऐसा बनाया गया। शांत हो गए, सुने ध्यान से कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। जैसे कि फैन का जो स्टैंड है उसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वो वर्ड जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m1, एंड दिस पार्टिकल, मान लो कुछ पार्टिकल जो है ना वो हमारे पास है यहाँ पे, एक m1 है, एक m2 है, m3 है, mn है। आवाज नहीं करेंगे भाई,
काम जो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल जिसका मास कितना है m1, एक का m3 mn, इस तरीके से मासेस जो है वो मुझे दे रखे हैं। मेरा जो पर्पज है, मेरा पर्पज क्या है, मेरा पर्पज है सर यहां से ना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने मान लिए। मान लो m1 का डिस्टेंस है r1, m2 का कितना है, m3 का, और mn का मान लिया। कौन सा डिस्टेंस कह रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत बढ़िया। तो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, ज्यादा बातें तो हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना जानो, मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn का स्क्वायर। ये चीज जो है सर वो क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई बाई मास, और इन सभी का क्या करना है, समेशन करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखूं जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, तो सम करना है सिग्मा आई गोज फ्रॉम, आई की वैल्यू 1 से कहां जा रही है, n, और ये क्या है एम आई आर आई का स्क्वायर करना है। एसआई यूनिट लिखूंगा तो एसआई यूनिट, सुनो भाई ध्यान से, मास की यूनिट जो है धानी क्या होती है, किलोग्राम, डिस्टेंस की क्या होती है, और मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला अब थोड़ी भूलोगे क्योंकि अब तो तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया। किलोग्राम के लिए क्या है m1, मीटर के लिए L2, और t की पावर कितनी, 0। जो हेडिंग डाल रखी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अंदर लिखो, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, it is defined as sum of product of, it is defined as sum of product of all the masses, sum of product of all the masses, sum of product of all the masses to the square of distance, square of perpendicular distance, square of perpendicular distance from axis of rotation, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इनके फोटोज जो हैं वो ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, और इनको जो है वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ लेंगे।